हेलो स्टूडेंट्स, कंडक्शन में हमने लगभग बातें कर ली थी। आज कंडक्शन प्लस रेडिएशन स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर तक रेडिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक टॉपिक है, जरा देखें आप इसको, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक। ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक समझे। लेट सपोज ये x थिकनेस के ये आइस बनी हुई है। बात समझे। ये x थिकनेस की जो आइस है वो किसी लेक के ऊपर ऑलरेडी बनी हुई है। अच्छा, नीचे वाटर है तो इसका टेम्परेचर क्या रहा होगा? 0 डिग्री सी रहा होगा। नीचे वाटर है तो इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री सी। और आउटर सरफेस का टेम्परेचर क्या रहेगा? -θ डिग्री सी। भाई आउटर सरफेस का टेम्परेचर क्या रहेगा? -θ डिग्री सी। तभी तो ये आइस क्यों जम रही है? क्योंकि आउटर सरफेस का टेम्परेचर कम है, इसीलिए तो जम रही है। भाई जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लो -5 डिग्री सी है तो आइस जमना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आइस के ठीक नीचे का जो वाटर है, तो वाटर है, इसका मतलब ही है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा। तो आइस के ठीक नीचे का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सी है और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो -θ डिग्री सी है। और एक्स थिकनेस की ये जो स्लैब है ये बनी हुई है, एक्स थिकनेस की स्लैब। अब क्या होगा? हीट बाहर की तरफ जाएगा, इससे हीट कंडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर और ये टेम्परेचर है लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का कंडक्शन होगा। और रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है बोलो? रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है? किस रेट से हीट का फ्लो होगा बोलो? dQ/dt इज इक्वल टू K थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस। ये एक कंडक्टिंग स्लैब है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस के A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आइस A, T1 माइनस T2, तो 0 माइनस θ, T1 माइनस T2, हायर टेम्परेचर 0 डिग्री सी और लोअर टेम्परेचर -θ डिग्री सी। KA T1 माइनस T2 बाय L, L इज द लेंथ, तो ये हो गया x। ये बात आप समझ ही गए। लेट सपोज कि ये आइस की स्लैब जमी हुई है, ठीक है, तो इसका एरिया A है। किस रेट से हीट बाहर निकलेगी? KA, ये वाला एरिया जो नीचे का एरिया है वो A हुआ, ये इसकी लेंथ हुई, ठीक है। तो KA T1 माइनस T2 बाय L। तो इस रेट से नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वाटर और बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -θ डिग्री सी है, तो इस रेट से जो हीट है वो बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। तो इस रेट से हीट जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। तो dQ/dt इज इक्वल टू KA∅x। अच्छा, dt टाइम में पानी से इतनी हीट बाहर निकल जाएगी तो क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पानी ऑलरेडी है, और यदि dt टाइम में इतनी हीट निकलेगी तो कुछ आइस और जम जाएगी। भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑलरेडी है और फिर हीट यदि निकलेगी तो कुछ आइस जो है वो और जम जाएगी। तो आखिर ये आइस क्या जमेगी? मेरी बात समझना। मैंने कहा कि ये dx, मैंने क्या कहा ये समझना कि dx जो है वो और जम जाएगी, ठीक है। x तो थिकनेस था ही, लेकिन dt टाइम में dq हीट के निकलने से dt टाइम में dq हीट के निकलने से dx इसकी थिकनेस और बढ़ जाएगी, ठीक।
तो कितनी बर्फ हुई dt टाइम में वो देखो, बर्फ कितनी हुई, कितना मास जम गया वो देखो। व्हाट इज द मास, डेंसिटी, आइस की डेंसिटी इनटू एरिया इनटू dx adx, ये बात आप समझे। कितनी आइस और जम जाएगी, तो आप समझे रो इज द डेंसिटी, और ये क्या हो गया एरिया, ये वाला एरिया, और इनटू dx, dx थिकनेस और आ गई, तो कितना वॉल्यूम और बढ़ गया, तो इतना मास और होगा। तो कितनी हीट निकली है, mLF, कितनी हीट निकली है बोलो, mLF, इतनी हीट निकली है। ये बात आप समझे भाई, dt टाइम में dq हीट निकली है, और उसने क्या किया है, dm मास को आइस और बना दिया है। ये था वाटर और इसको आइस बना दिया है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बोलो, dq इज इक्वल टू हो जाएगा रो a dx इंटू LF, इतना हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नीचे का टेम्परेचर जो है वो हाई है, बाहर का टेम्परेचर लो है, हीट निकलेगा, dt टाइम में dq हीट निकलेगा, और इससे एक लेयर और बनेगी, ग्रोथ हो जाएगी किसमें, आइस के लेयर में। तो dt टाइम में dq हीट के निकलने से यदि dm आइस और जम रही है, तो व्हाट इज dm और व्हाट इज dq, mLF। हीट कितनी रिक्वायर्ड है, जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो कितनी हीट रिलीज हुई है, mLF। तो dq की वैल्यू रख दो यहां, रो a dx इंटू LF अपॉन dt इज इक्वल टू k a थीटा बाय x, k a थीटा बाय x, ठीक है। अब बात समझना, a से a इधर कैंसिल हो गया, ये हो गया x dx इज इक्वल टू k थीटा बाय रो LF इंटू dt, k थीटा बाय रो LF इंटू dt। मैंने कहा कि लेयर चेंज होती है x इनिशियल से x फाइनल तक, तो टाइम चेंज होता है 0 से t तक। भाई आइस की जो लेयर है वो चेंज होती है x इनिशियल से x फाइनल तक, और टाइम लगता है 0 से t तक। मतलब t बराबर 0 पर इनिशियली जो आइस की लेयर थी वो x इनिशियल थी, और t टाइम के बाद जो लेयर है वो x फाइनल हो जाती है। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये x स्क्वायर बाय 2x इनिशियल से x फाइनल तक, और ये क्या हो जाएगा बोलो, k थीटा बाय रो LF, और ये हो जाएगा t, x फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू k थीटा बाय रो LF इंटू t। तो व्हाट इज द टाइम, यहां पे लिख रहा हूं मैं, टाइम हो जाएगा यहां, टाइम इज इक्वल टू रो LF बाय 2k थीटा x फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर, ये हो जाएगा टाइम, रो LF अपॉन 2k थीटा x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर, दिस इज द टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा टाइम रिक्वायर्ड, ओके। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं यहां पे बता रहा हूं। देखो टाइम क्या हुआ वो मैं इधर बता रहा हूं, बात समझना। जो टाइम हुआ वो हुआ रो LF अपॉन 2k थीटा x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर। रेशियो ऑफ टाइम टेकन, रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू ग्रोथ ऑफ आइस, growth of ice layer for first 1 centimeter, second 1 centimeter, third 1 centimeter। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि पहला 1 सेंटीमीटर आइस लेयर बनने में
और नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर आइस लेयर बनने में, और नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर आइस लेयर बनने में जो टाइम है उसका रेशियो क्या होगा? तो पहला होगा T1 रेशियो T2 रेशियो T3, बाकी ये तो कांस्टेंट है। पहला 1 मीटर तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर रेशियो, सेकेंड 1 मीटर इसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, थर्ड 1 मीटर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, फर्स्ट 1 मीटर इसका मतलब 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर आने में, तो क्या होगा x इनिशियल 0 और x फाइनल 1, फिर नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर पहले से था, अब 1 से 2 आने में कितना टाइम लगेगा इसका रेशियो, तो x फाइनल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर मतलब हो गया 3 और इनिशियली क्या था 2, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस इन फर्स्ट 1 सेंटीमीटर, सेकेंड 1 सेंटीमीटर एंड थर्ड 1 सेंटीमीटर? टाइम का जो रेशियो है वो होगा 1:3:5। जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:3:5। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक सरफेस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज सिखा रहा हूं। यदि अपन रेडिएशन को यदि अपन लर्न करने जाएं तो इसमें बहुत टिपिकल चीजें रहती हैं, जैसे स्पेक्ट्रल रेडिएटिव पावर, ये पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर। इस चैप्टर को यदि हम वैसे देखें तो इसमें फिर कंफ्यूजन बहुत जाता है, लेकिन प्रॉपरली लेक्चर को पूरा सुन लें तो आपको आराम से रेडिएशन समझ में आ जाएगा। क्योंकि रेडिएशन की जो मेन बातें, रेडिएशन की जो सॉल्व है वो अपन निकाल करके तुम्हें दे देंगे आत्मा कि ये है रेडिएशन। तो अपन रेडिएशन को बहुत प्रॉपरली तुम्हें समझा रहे हैं ताकि रेडिएशन के क्वेश्चन तुम्हें से हो जाएं और बहुत इजी अप्रोच में हो जाएं। ठीक है, आप देखें जरा रेडिएशन के बारे में। देखो मैं कह रहा हूं, सबसे पहले मैं कह रहा हूं प्रीवोस्ट थ्योरी, या चलो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि रेडिएशन है क्या। आप बात समझो, रेडिएशन हीट ट्रांसफर की वो मेथड है जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें पार्टिकल मूव करता है, एनर्जी रेडिएट होती है। रेडिएशन हीट ट्रांसफर की वो मेथड है जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो रेडिएशन के थ्रू मिलती है। ठीक है, तो देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर रेडिएशन। प्रीवोस्ट थ्योरी, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि प्रीवोस्ट क्या कह गया, बात समझते रहें आप। दूसरी बात मैं कह रहा हूं प्रीवोस्ट थ्योरी। ठीक है, प्रीवोस्ट थ्योरी क्या है? ईच बॉडी रेडिएट एनर्जी, ईच बॉडी रेडिएट एनर्जी एट ईच पॉसिबल टेम्परेचर। हर बॉडी हर पॉसिबल टेम्परेचर पर एनर्जी रेडिएट करती है। मैं कह रहा हूं इस डस्टर का टेम्परेचर अभी -5 डिग्री सेंटीग्रेड है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो डस्टर -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। प्रीवोस्ट कहता है ईच बॉडी रेडिएट एनर्जी एट ऑल पॉसिबल टेम्परेचर। हर बॉडी हर पॉसिबल टेम्परेचर पर एनर्जी रेडिएट करती है, ईच पॉसिबल टेम्परेचर। ठीक है,
इस बॉडी के टेम्परेचर का अप या डाउन होना डिपेंड करता है कि इसका एटमॉस्फेयर के साथ हीट ट्रांसफर कैसा है। बात समझे, मैं कह रहा हूं कि ये एक बॉडी है और इसका टेम्परेचर T है, तो ऐसा नहीं है कि ये हीट रेडिएट नहीं करेगा, तो एटमॉस्फेयर भी करेगा। मैंने एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो मैंने T0 ले लिया, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हर बॉडी हर टेम्परेचर पर एनर्जी रेडिएट करती है, हर टेम्परेचर पे, चाहे इसका टेम्परेचर -20°C क्यों ना हो और एटमॉस्फेयर का +30 क्यों ना हो। मैं कह रहा हूं चाहे इसका -20 क्यों ना हो और एटमॉस्फेयर का +30 क्यों ना हो, हर बॉडी हर पॉसिबल पर एनर्जी रेडिएट करती है, लेकिन इसके टेम्परेचर का अप या डाउन होना इस बात पे डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर के साथ इसका हीट एक्सचेंज कैसा है। लेट सपोज बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, यदि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो एनर्जी रेडिएटेड ग्रेटर देन एनर्जी एब्जॉर्ब, हीट एनर्जी रेडिएटेड greater than energy absorbed, greater than energy absorbed, और टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि नेट एनर्जी रेडिएटेड, इसलिए इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। बात समझे, यदि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, मान लो कि इसका टेम्परेचर 50°C है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये एनर्जी रेडिएट ज्यादा करेगा और एब्जॉर्ब कम करेगा। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो कम एनर्जी रेडिएट कर रहा है क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। तो इफ T ग्रेटर देन T0, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, तो ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो एब्जॉर्ब से ज्यादा होगा, ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो एब्जॉर्ब के थ्रू ज्यादा होगा। तो यदि नेट एनर्जी रेडिएट करेगा यदि कोई नेट एनर्जी को रेडिएट करेगा तो उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन चला आएगा, ठीक है। और इफ T लेस देन T0, यदि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है, जैसे मैं इसके टेम्परेचर को अब कह देता हूं 10°C, तो एनर्जी रेडिएट तो अब भी करेगा, लेकिन जो रेडिएटेड एनर्जी है वो एब्जॉर्ब के कंपैरिजन में कम होगी। तो इफ T लेस देन T0, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है, तो ऐसे में एनर्जी रेडिएटेड लेस देन एनर्जी एब्जॉर्ब, ऐसे में जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो एब्जॉर्ब के कंपैरिजन में कम होगा क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है बॉडी का सराउंडिंग के टेम्परेचर में। ऐसे में नेट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और ऐसे में टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा। तो बात समझें, प्रीवोस्ट क्या कहता है, इट इज फॉर क्लास 11। बेटा ये क्रैश कोर्स के लिए है, ठीक है, दिस इज फॉर क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स। और 11th की क्लास में लेट पढ़ना होता है, सबसे लास्ट का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि कोई रेडिएशन समझना चाहता है तो मेरा काम है फिजिक्स को इजी बनाना, ठीक है। अपन जाने जाते हैं भैया इजी फिजिक्स के लिए, जो बच्चा देख रहा हो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, 11th के स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप प्रॉपरली मेरा लेक्चर सुनेंगे आराम से समझ में आ जाएगा, पूरा सुनेंगे तो, ठीक है। बाकी 11th के लास्ट में है, अभी क्रैश कोर्स के लिए है। बात समझो, प्रीवोस्ट थ्योरी,
प्रीवोस्ट थ्योरी क्या कह रही है, बात समझना, कि हर बॉडी हर पॉसिबल टेम्परेचर पर, हर बॉडी हर पॉसिबल टेम्परेचर पर एनर्जी रेडिएट करती है, चाहे उसका टेम्परेचर कम हो या टेम्परेचर ज्यादा हो। बॉडी के टेम्परेचर का अप होना या बॉडी के टेम्परेचर का डाउन होना इस बात पर डिपेंड करता है कि सराउंडिंग के साथ उसका हीट एक्सचेंज कैसा है। यदि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो नेट एनर्जी रेडिएट करती है, वो नेट एनर्जी रेडिएट करती है और एनर्जी जो एब्जॉर्ब है वो कम करती है, तो ऐसा होगा। और यदि बॉडी का टेम्परेचर कम है तो एनर्जी रेडिएट कम करेगी और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हर बॉडी हर पॉसिबल टेम्परेचर पर एनर्जी रेडिएट करती है। अब सवाल हुआ कि कितनी एनर्जी रेडिएट करती है। प्रीवोस्ट ने यह तो बता दिया कि चाहे बॉडी का टेम्परेचर -50 डिग्री सी क्यों ना हो, बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे कोई मतलब नहीं है, बॉडी एनर्जी रेडिएट करेगा। अब यदि एटमॉस्फेयर से उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर घटेगा, और एटमॉस्फेयर से यदि उसका टेम्परेचर कम है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यही वजह है 50 डिग्री सी का जो वाटर है 30 डिग्री सी के एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो थोड़ी देर बाद जो है वो वाटर ठंडा होगा, क्योंकि वो नेट एनर्जी रेडिएट कर रहा है। अब प्रीवोस्ट ने ये तो कह दिया कि एनर्जी रेडिएट करता है, हर बॉडी हर पॉसिबल टेम्परेचर पे एनर्जी रेडिएट करता है, तो कितना करता है? तो स्टीफन्स लॉ की बात समझें एक बार। अब हम लोग आगे स्टीफन्स, ठीक है, आप बात समझें। स्टीफन लॉ, मैंने कहा किसी बॉडी का टेम्परेचर T केल्विन है तो एनर्जी तो रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मेरी बात समझना, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्टीफन क्या कहता है कि एनर्जी रेडिएटेड, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर T है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। किसी बॉडी का टेम्परेचर T है तो वो अपने पर यूनिट एरिया, इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया जो है, जैसे इस डस्टर का सरफेस एरिया जो भी है, पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम जो एनर्जी रेडिएट करता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4 करता है, 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Q/AT is equal to sigma T4, Q/AT is equal to sigma T4. Energy radiated per unit area, here sigma is a constant, here sigma is a constant called Stefan constant. सिग्मा कांस्टेंट है, इसे स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। स्टीफन कांस्टेंट की यदि कोई डायमेंशन पूछ ले कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, बताओ क्या होगा डायमेंशन? एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी का क्या होगा? mL2T-2 एनर्जी, एरिया L² पर यूनिट टाइम T, सिग्मा का हमें बताना है टेम्परेचर का θ4, टेम्परेचर θ4। बायो तो क्या हो जाएगा बोलो? सिग्मा L² से L² बायोम इंस्टीट्यूट आज ही ज्वाइन करें बायोम नगराटोली निक्षेपपुरी तिलबन कॉलोनी रांची। सिग्मा θ4
सिग्मा क्या हो गया बोलो, m t टू दी पावर माइनस 3 थीटा टू दी पावर माइनस 4। ठीक, यूनिट क्या हो जाएगी बोलो, यूनिट क्या हो जाएगी यदि यूनिट है तो यदि वैसे देखो तो कैलोरी में लो, नहीं तो जूल में लो। जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, सिग्मा केल्विन 4। ये हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। मेरी बात आप समझें, जूल पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, जूल पर सेकंड का मतलब हो गया वाट, और वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। ठीक है, ये हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। और क्या कह गया, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक, अब जरा बात समझो, ये है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को हम E कह देते हैं। तो E इज इक्वल टू सिग्मा T4। ये एक तरीके की इंटेंसिटी हो गई E रेडिएटेड। E रेडिएटेड जो हुआ, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो एक तरीके की ये इंटेंसिटी रेडिएटेड एनर्जी की इंटेंसिटी हो गई, तो इसको हम कह रहे हैं ई रेडिएटेड इज इक्वल टू सिग्मा T4। ठीक है, अब मेरी बात आप समझें, ये तो हो गया कि स्टीफन क्या कह के गया। अब ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा और जनरल बॉडी के लिए क्या होगा, जरा ये बात समझें। तो फॉर ब्लैक बॉडी अब मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं, तो जरा ध्यान दें। दो बातें आपने सीखी कि प्रीवोस्ट क्या कह गया, प्रीवोस्ट कह गया कि हर बॉडी हर टेम्परेचर पर एनर्जी रेडिएट करती है, और स्टीफन कह गया कि कितना करती है, हर बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू दी पावर 4 के बराबर एनर्जी रेडिएट करती है, प्रोपोर्शनल टू दिस। अब मैं कह रहा हूं ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा, जरा बात समझना। फॉर ब्लैक बॉडी अब बात समझे, ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या हुआ। लेट सपोज एक ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है। तो ब्लैक बॉडी एनर्जी रेडिएट करेगा। ब्लैक बॉडी वो है जो अपने ऊपर रेडिएटेड एनर्जी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने ऊपर आई हुई पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, 99% एब्जॉर्ब कर लेता है। फेरी ब्लैक, प्लैटिनम ब्लैक, ये सभी ब्लैक बॉडी है। किरचॉफ ये बात कह गया कि जो एक अच्छा इमीटर है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर भी है। तो यदि ब्लैक बॉडी एक अच्छा एब्जॉर्बर है तो ब्लैक बॉडी एक अच्छा इमीटर भी है, ये बात तय है। जैसे सन को हम ब्लैक बॉडी लेते हैं, तो यदि वो सबसे अच्छा इमीटर है तो अपने ऊपर आने वाली जितनी भी एनर्जी है उसका वो अच्छा एब्जॉर्बर भी है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी की, ये मानते हुए कि ब्लैक बॉडी के ऊपर जितनी एनर्जी आएगी वो उसको पूरा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो किरचॉफ ये कह गया, बात ध्यान रखनी है कि ए बेटर एब्जॉर्बर इज ए बेटर इमीटर। जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा इमीटर भी है। तो अब देखो, मैंने कहा एनर्जी रेडिएट कितना करेगा, एनर्जी रेडिएट कितना करेगा, सिग्मा T4, सिग्मा T4 एनर्जी रेडिएट करेगा। कौन, ब्लैक बॉडी। ठीक, नेट क्यू रेडिएटेड ये क्या हो जाएगा, Q बाय AT इज इक्वल टू सिग्मा T4। टोटल एनर्जी कितनी रेडिएट की, AT सिग्मा T4, इक्वेशन 1, AT सिग्मा T4। ठीक है भाई, टोटल ई रेडिएटेड क्या है, Q बाय AT। तो टोटल कितनी एनर्जी रेडिएट की बोलो, टोटल जो एनर्जी रेडिएट की वो की AT सिग्मा T4, ये हो गया इक्वेशन 1।
ए टी सिग्मा T4, ठीक है, टोटल रेडिएटेड एनर्जी। अच्छा ये बताओ कि एब्जॉर्ब क्या करेगा, तो ई एब्जॉर्ब सिग्मा T04। क्यों, ये जो एटमॉस्फेयर है ये कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एटमॉस्फेयर एनर्जी रेडिएट कर रहा है सिग्मा T04, और ब्लैक बॉडी अपने ऊपर आई हुई पूरी एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है कौन, एटमॉस्फेयर कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, सिग्मा T4 एनर्जी, तो सिग्मा T04 पूरा एब्जॉर्ब करेगा, तो ये पूरा एब्जॉर्ब करेगा। तो Q बाय AT इज इक्वल टू सिग्मा T04 और Q इज इक्वल टू AT सिग्मा T04। ये Q क्या है, ये एब्जॉर्ब एनर्जी है किसके द्वारा, ये एब्जॉर्ब एनर्जी है किसके द्वारा, ब्लैक बॉडी के द्वारा। तो ब्लैक बॉडी इतनी एनर्जी रेडिएट करेगा, ब्लैक बॉडी इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब कितनी करेगा, जितनी एटमॉस्फेयर इसको दे रहा होगा। तो नेट रेडिएटेड एनर्जी क्या होगा बोलो, नेट रेडिएटेड एनर्जी, नेट रेडिएटेड एनर्जी यदि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है T ग्रेटर देन T0, यदि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो नेट एनर्जी ये क्या करेगा, नेट एनर्जी रेडिएट करेगा। तो नेट एनर्जी कितना रेडिएट करेगा, Q नेट, नेट जो रेडिएट करेगा वो रेडिएटेड में एब्जॉर्ब घटाओ AT सिग्मा T4 माइनस AT सिग्मा T04। टोटल इतना रेडिएट किया, टोटल इतना एब्जॉर्ब किया, तो आखिर कितना, टोटल इतना रेडिएट किया, टोटल इतना एब्जॉर्ब किया, तो आखिर कितना उसने नेट रेडिएट किया। तो नेट इतना रेडिएट किया, और नेट कब रेडिएट करेगा, जब बॉडी का टेम्परेचर T0 से ज्यादा हो तो नेट इतना रेडिएट करेगा, ठीक है। तो Q नेट क्या हो जाएगा बोलो, Q नेट हो जाएगा AT सिग्मा T4 माइनस T04, AT सिग्मा T4 माइनस T04, इतनी एनर्जी रेडिएट करेगा नेट। ये है नेट रेडिएटेड एनर्जी बाय ब्लैक बॉडी। ये स्टडी है किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। ब्लैक बॉडी टोटल एनर्जी रेडिएट करता है और अपने ऊपर आई हुई एनर्जी का टोटल एब्जॉर्ब भी करता है। तो ये जो स्टडी है वो किसके लिए है, ये ब्लैक बॉडी के लिए स्टडी है। ये बात आप समझे, क्या हुआ है ये बात आप समझ गए कि रेडिएटेड इंटेंसिटी ये होगी, तो रेडिएटेड टोटल एनर्जी ये होगी, और एटमॉस्फेयर कितना रेडिएट कर रहा है इतना, तो ये एब्जॉर्ब कितना कर लेगा टोटल, तो ये एब्जॉर्ब होगा, तो नेट रेडिएटेड एनर्जी जो होगी वो ये होगी, ठीक। तो ये वाली जो स्टडी मैंने की है वो किसके लिए की है, ये स्टडी है ब्लैक बॉडी के लिए। अब जनरल बॉडी के लिए हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी की स्टडी है। अब जनरल बॉडी की तरफ जरा ध्यान दो। अब ध्यान दें, वही चीज मैं जनरल बॉडी के लिए बता रहा हूं, समझो बात। इसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का ये है, तो कोई जनरल बॉडी ना तो ब्लैक बॉडी जितना रेडिएट कर पाएगी, क्योंकि ब्लैक बॉडी तो क्या करती है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा है उसका रेडिएशन भी ज्यादा है, वो ज्यादा इमिट भी करती है। तो कोई जनरल बॉडी ना तो ब्लैक बॉडी जितना इमिट कर पाएगी और ना कोई जनरल बॉडी ब्लैक बॉडी जितना एब्जॉर्ब कर पाएगी। कोई भी बॉडी, जनरल बॉडी, ना तो ब्लैक बॉडी जितना इमिट कर पाएगी और ना ब्लैक बॉडी जितना वो एब्जॉर्ब कर पाएगी। ये बात आप समझे। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये है ये एक जनरल बॉडी है T टेम्परेचर पर। तो एनर्जी इमिटेड क्या होगा बोलो, एनर्जी इमिटेड क्या होगा बोलो, सिग्मा T4, लेकिन आगे लगाना होगा E।
मेरी बात आप समझे? टी टेम्परेचर पर एक ब्लैक बॉडी इतना रेडिएट करती है सिग्मा T04। टी टेम्परेचर पर एक ब्लैक बॉडी इतना रेडिएट करती है, कितना? सिग्मा T04 रेडिएट करती है। तो कोई जनरल बॉडी उसका 1/5, 1/4, 1/10 ऐसे ही तो कर पाएगी। तो मान लो ई क्या है? इमिसिव पावर। कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में कितना इमिट करती है, कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी का कितना हिस्सा इमिट करती है, उसको कहते हैं इमिसिव पावर। और यदि हम टेक्निकल डेफिनेशन रखने के लिए जाएं तो हम गलती भी कर देंगे। इमिसिव पावर क्या है? अभी मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी बॉडी, मैं इमिसिविटी कह देता हूं इसको, कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी का कितना हिस्सा 1/5, 1/4, 1/10 कितना हिस्सा इमिट कर पाती है, उसी को कहते हैं इमिसिविटी। तो मैंने कहा कि यदि ये ब्लैक बॉडी होती तो सिग्मा T4 इमिट करती, लेकिन ये जनरल बॉडी है तो कितना इमिट करेगी? जनरल बॉडी है तो इमिट करेगी E सिग्मा T4। हियर E इज कॉल्ड इमिसिविटी। E को इमिसिविटी कहते हैं। तो Q इमिटेड बाय AT, Q बाय AT इज इक्वल टू E सिग्मा T4, और नेट Q जो इमिट करेगा वो होगा AT E सिग्मा T4। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 1। E क्या है बात समझे कि ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में कोई कितना हिस्सा इमिट कर पाती है, उसको कहते हैं इमिसिविटी। 1/5, 1/10 उसी को क्या कहते हैं? इमिसिविटी कहते हैं। तो Q इमिटेड इज इक्वल टू AT E सिग्मा दिस। अच्छा, E एब्जॉर्ब क्या होगा बोलो? E एब्जॉर्ब क्या होगा? एब्जॉर्ब कितना करेगा? तो भाई एब्जॉर्ब भी ब्लैक बॉडी जितना तो करेगा नहीं, क्योंकि ब्लैक बॉडी तो अपने ऊपर आई हुई पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। कितना रहा है? सिग्मा T04। कितना रहा है? इमिट कितना कर रहा है ये? सिग्मा T04। तो ये एब्जॉर्ब कितना कर पाएगा? A सिग्मा T04। A इज एब्जॉर्प्टिव पावर। ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में कोई कितना हिस्सा एब्जॉर्ब कर पाता है, उसी को कहते हैं A इज एब्जॉर्ब। ये एब्जॉर्प्टिव पावर है। तो नेट क्या हो जाएगा बोलो? Q एब्जॉर्ब, E मतलब Q बाय AT इज इक्वल टू A सिग्मा T04। Q क्या हो जाएगा बोलो? ATA सिग्मा T04। ये है नेट Q एब्जॉर्ब। तो नेट इमिटेड रेडिएशन कब? जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो। तो Q इमिटेड नेट या Q नेट क्या हो जाएगा? माइनस करो ATE सिग्मा T4 माइनस ATA सिग्मा T04। AT सिग्मा कॉमन ET4 माइनस AT04। E and A are numerically equal। E और A जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है। E और A जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है। इसका समझना मतलब, देखो ब्लैक बॉडी के लिए E भी 1 लिया जाता है और ब्लैक बॉडी के लिए A भी 1 लिया जाता है। तभी तो पीछे ये E नहीं आया था और ये A नहीं आया था, क्योंकि हमने ये माना था कि ब्लैक बॉडी सबसे अच्छा इमिट करता है। हमने क्या माना, जरा बात समझना। ब्लैक बॉडी सबसे अच्छा इमिट करता है और ब्लैक बॉडी सबसे अच्छा एब्जॉर्ब भी करता है। ब्लैक बॉडी सबसे अच्छा इमिट भी करता है और ब्लैक बॉडी सबसे अच्छा एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी का इमिशन भी ज्यादा है और एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा है। तो कोई बॉडी ब्लैक बॉडी का जितना हिस्सा इमिट करता है, देखा जाए तो उतना ही हिस्सा एब्जॉर्ब भी करता है। यदि ये डस्टर ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में 1/5 इमिट करता है,
तो 1/5 एब्जॉर्ब भी करेगा। तो E और A हैं दोनों दो अलग चीजें, एक इमिसिविटी है, एक एब्जॉर्प्टिव पावर है, लेकिन न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है। मतलब ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में कोई जितना इमिट करता है, ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में उतना ही एब्जॉर्ब भी करता है। तो इसको मैं E कह देता हूं, E और A दोनों इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा AT सिग्मा E T4 माइनस T04। ये Q नेट जो है, नेट इतना इमिट होगा कब, जब T ग्रेटर देन T0। तो देखो कितना जुड़ा हुआ है ये चैप्टर। पहले मैंने बताया रेडिएशन, व्हाट इज रेडिएशन, फिर मैंने बताया व्हाट इज प्रीवोस्ट थ्योरी, ईच बॉडी ईच टेम्परेचर पर एनर्जी रेडिएट करता है। फिर मैंने बताया स्टीफन लॉ कि हर बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो एनर्जी रेडिएट करता है वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। फिर मैंने स्टडी की ब्लैक बॉडी के लिए स्टीफन लॉ की। फिर मैंने जनरल बॉडी के लिए स्टडी की कि T टेम्परेचर पे बॉडी है, जनरल बॉडी है, और सराउंडिंग T0 टेम्परेचर पे है, तो इमिट कितना करेगा, इमिट इतना करेगा Q इमिट, और एब्जॉर्ब कितना करेगा, तो एब्जॉर्ब इतना करेगा, और नेट इमिट इतना करेगा। अब यदि कोई जनरल बॉडी नेट इतनी हीट इमिट कर दे, नेट इतनी हीट इमिट कर दे, तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा कि नहीं होगा। तो टेम्परेचर अब डाउन होगा, रेट ऑफ कूलिंग की तरफ जाते हैं। तो पहले देखो किस रेट से एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ये देखो। अब बात समझना, अब इसकी आगे की स्टडी चल रही है। अभी देखो बात समझो, टी टाइम में ये क्यू नेट इमिट कर दिया, तो क्यू नेट बाय टी, रेट ऑफ नेट इमिशन। भाई बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, उसने नेट इतना इमिट कर दिया, तो रेट ऑफ इमिशन क्या होगा, रेट ऑफ इमिशन Q बाय टी क्या हो जाएगा बोलो, A सिग्मा E T4 माइनस T04। रेट ऑफ इमिशन A सिग्मा E T4 माइनस T04। अब इस रेट से यदि एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसका टेम्परेचर घटेगा। तो मैं कह रहा हूं यदि dt टाइम में dq एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। ms dt, और माइनस का लिखना होगा। माइनस का क्यों लिखना होगा ये बताओ, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर शुरू में T था, तो dt टाइम के बाद अब बॉडी का टेम्परेचर T माइनस dt हो जाएगा। तो अगर dt टाइम में बॉडी का टेम्परेचर dt से डिक्रीज करेगा तो कितना हीट इमिट हुआ है, नेट ms dt। तो नेट हीट जो इमिट हुआ है dt टाइम में dq, और यदि उससे बॉडी का टेम्परेचर dt से घटा है तो क्या हो जाएगा, ms। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगी बोलो, dt बाय dt a e सिग्मा बाय ms T4 माइनस T04। स्टीफन लॉ से रेट ऑफ कूलिंग का यह फॉर्मूला आता है। रेट ऑफ कूलिंग, इस रेट से बॉडी का टेम्परेचर घटेगा स्टीफन लॉ से। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगी बोलो, माइनस dt बाय dt इज इक्वल टू ए ई सिग्मा बाय ms T4 माइनस T04। सब कुछ कनेक्टेड है, इसमें सब कुछ कनेक्टेड सा है, ये बात समझने की है, ठीक है। तो रेट ऑफ कूलिंग ये हो जाएगी। अब न्यूटन्स रेट ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की तरफ जा रहे हैं। न्यूटन कहता है कि यदि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा ना हो, यदि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के कंपैरिजन से बहुत ज्यादा ना हो, तो कहता है कि इसका अप्रोक्सीमेशन काम में लिया जा सकता है। अभी जो है रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर की पावर 4 पर जा रहा है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन काम में लिया जा सकता है, तो हम उसकी तरफ जाते हैं अब, ठीक है। तो समझना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, चीजें जुड़ी हुई है। यदि आप एक के बाद एक पूरी चीजें समझ लेंगे, न्यूमेरिकली बहुत आसान होगा ये चैप्टर समझना। और वैसे रटने जाओगे, फॉर्मूला लिखोगे, ये चैप्टर कभी समझ में नहीं आएगा भाई। एक टेक्निकल चैप्टर है, यदि हम इसकी मेन बातों को पकड़ लें तो ये चैप्टर एकदम क्लियर है। तो मैं कंटिन्यूटी में समझा रहा हूं। रेडिएशन क्या है, प्रीवोस्ट थ्योरी क्या है। प्रीवोस्ट कहता है हर पॉसिबल टेम्परेचर पे एनर्जी रेडिएट करती है। फिर मैंने आपको समझाया कितनी रेडिएट करती है स्टीफन के हिसाब से।
फिर मैंने बताया कि ब्लैक बॉडी हो तो क्या होगा, वो इमिट भी ज्यादा करेगी, एब्जॉर्ब भी ज्यादा करेगी। फिर जनरल बॉडी हो तो क्या होगा, जनरल बॉडी ब्लैक बॉडी का कुछ हिस्सा इमिट करेगी और कुछ हिस्सा ही एब्जॉर्ब करेगी। अब ये पता चल गया कि इस रेट से कूलिंग होगी स्टीफन के हिसाब से। अब मैं समझा रहा हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, जरा बात समझना। अभी मैं आपको समझा रहा हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समझा रहा हूं, बात समझना। बात समझना, ये मैं क्या कह रहा हूं, बॉडी का टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का T नॉट है, तो स्टीफन के हिसाब से रेट ऑफ कूलिंग क्या है बोलो, के ए ई सिग्मा बाय एम एस T4 माइनस T04। स्टीफन के हिसाब से रेट ऑफ कूलिंग ये है। न्यूटन कहता है कि if temperature of body is not much larger than, much greater than temperature of surrounding, कहता है यदि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से बहुत ज्यादा ना हो, तो मैं बॉडी के टेम्परेचर को ले लेता हूं T नॉट प्लस डेल्टा टी। यदि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से बहुत ज्यादा ना हो तो मैं ले लेता हूं T बराबर T नॉट प्लस डेल्टा टी। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को ले लेता हूं T नॉट प्लस का डेल्टा टी। क्या हो जाएगा समझना, रेट ऑफ कूलिंग ये हो जाएगा ए ई सिग्मा बाय एम एस, और T को लिख दो T नॉट प्लस डेल्टा T टू दी पावर 4 माइनस T नॉट 4। रेट ऑफ कूलिंग माइनस dt बाय dt। किसी भी चैप्टर में न्यूमेरिकल निकलने के लिए उस चैप्टर का बेसिक समझ में आना वो बहुत जरूरी है। मेरा पर्सनल मानना यही है कि आप किसी चैप्टर को यदि बहुत अच्छे से जानते हैं तो आपको बहुत नंबर ऑफ न्यूमेरिकल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लेस नंबर ऑफ न्यूमेरिकल के साथ भी उस चैप्टर की अच्छी अप्रोच रख सकते हैं। तो आप रेडिएशन को प्रॉपरली अपने दिमाग में बैठाएं, और यदि आप रेडिएशन का 30-40 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप ये समझें कि आपने ये चैप्टर कर लिया है। ठीक है, समझे। मैं कह रहा हूं रेट ऑफ कूलिंग, तो यहां मैं T को क्या कह देता हूं, T नॉट प्लस डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा आप बोलो, माइनस dt बाय dt ए ई सिग्मा बाय एम एस T नॉट 4 कॉमन 1 प्लस डेल्टा T बाय T नॉट टू दी पावर 4 माइनस T नॉट 4। ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग माइनस dt बाय dt ए ई सिग्मा बाय एम एस T नॉट 4 कॉमन, और इधर बच गया 1 प्लस डेल्टा T बाय T नॉट टू दी पावर 4 माइनस 1, माइनस का 1 आ गया। क्यों, ये देखो T नॉट 4 कॉमन ले लिया यहां से। अब बाइनोमियल थ्योरम डेल्टा T जो है वो बहुत छोटा है, तो ऐसे में बाइनोमियल थ्योरम में 4 यहां आ जाएगा। तो रेट ऑफ कूलिंग ये हो जाएगा ए ई सिग्मा बाय एम एस T नॉट 4 1 प्लस 4 डेल्टा T बाय T नॉट माइनस 1। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है वो हो जाएगा ए ई सिग्मा बाय एम एस T नॉट 4, और ये होगा 4 डेल्टा T बाय T नॉट, ये हो जाएगा T नॉट क्यू। और रेट ऑफ कूलिंग ए ई सिग्मा T नॉट क्यू बाय एम एस और 4 और इधर डेल्टा T। तो ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू के डेल्टा T।
और k किसकी जगह लिखा है 4AE सिग्मा टी नॉट क्यू बाय एमएस की जगह लिखा है। बात समझेंगे जरा, बात समझें। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग के सीक्वेंस में ही है। मतलब स्टीफन ने जो कूलिंग की रेट निकाली थी ये कि नेट इमिटेड में एब्जॉर्प्टिव घटा करके, तो कहता है यदि टी टी नॉट से ज्यादा ना हो, तो मैंने कह दिया कि टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा, ए सिग्मा बाय दिस टी नॉट 4 कॉमन ले लिया, रेट ऑफ कूलिंग ये हो जाएगी। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ये एक बात दिख रही है वहां से, माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के डेल्टा टी। और ये भी दिख रही है कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है 4AE सिग्मा टी नॉट क्यू बाय एमएस। ये कांस्टेंट की वैल्यू भी न्यूमेरिक में काम में आती है। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी है 4AE सिग्मा टी नॉट क्यू अपॉन एमएस, ये है कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, आगे देखें जरा। अब देखो, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को क्या देखा, आपने देखा माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के डेल्टा टी, यही देखा ना, बस यही तो इसका रिजल्ट था। और के क्या है वही देखा ना, के है 4AE सिग्मा टी नॉट क्यू बाय एमएस। रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, यही कहता है रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये कहता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस विद द सराउंडिंग इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट वेरी हाई। किसी भी बॉडी की जो रेट ऑफ कूलिंग है वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है, तो तुम्हें दिख ही रहा है कि न्यूमेरिक करना इससे आसान हो जाएगा। कहां स्टीफन से T4 माइनस टी नॉट 4 था और कहां प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हुआ, तो इससे न्यूमेरिकल करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ये बात कहेगा कौन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम टी मैं निकालना चाहता हूं। बात समझना, इसी सब से मैं निकालना चाहता हूं टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम टी। आप बात समझना एक बार, मैं निकालना चाहता हूं टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम टी। टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम टी, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर किसी टाइम टी पर अपन निकालना चाह रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम टी। तो समझना जरा, मैंने कहा बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली टी इनिशियल है, सराउंडिंग का टी नॉट है, टी बराबर 0 पर बॉडी का टेम्परेचर मैंने टी इनिशियल लिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, ठीक है। और एट एनी टाइम टी टेम्परेचर बिकम्स टी, या टी फाइनल कह सकता हूं मैं। मैंने किसी टाइम पर मैंने कहा टी होगा, तो उस टाइम पर रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू के डेल्टा टी। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा उस समय, के टी माइनस टी नॉट। यदि किसी टाइम टी पर बॉडी का टेम्परेचर टी हो तो उस समय रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, यदि किसी टाइम टी पर बॉडी का टेम्परेचर टी हो तो उस समय सराउंडिंग के साथ उसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, सराउंडिंग के साथ उसका टेम्परेचर डिफरेंस है टी माइनस टी नॉट।
तो एट दैट टाइम व्हाट इज द रेट ऑफ कूलिंग? एट दैट टाइम रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू के टी माइनस का टी नॉट। तो रेट ऑफ कूलिंग माइनस डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के डी टी। माइनस डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के डी टी। तो बात समझे आप, ये हो गया इंटीग्रेशन। चेंज होता है टी इनिशियल से टी तक जब टाइम चेंज होता है 0 से टी तक। माइनस कॉमन ले लो और dt अपॉन टी माइनस टी नॉट का इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएगा t इनिशियल से t तक और k dt का t हो गया। ये हो गया लॉग t माइनस टी नॉट कहां से कहां तक? t इनिशियल से t तक इज इक्वल टू माइनस के टी। इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, आपको थोड़ा बहुत आ रहा होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t माइनस टी नॉट और कहां से कहां तक? t इनिशियल से t तक और माइनस उधर चला जाएगा। तो ये हो गया t माइनस टी नॉट माइनस log t इनिशियल माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। यहां हमने रख दिया अपर लिमिट और एक बार हमने रख दिया लोअर लिमिट। तो log t माइनस टी नॉट अपॉन t इनिशियल माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। t माइनस टी नॉट अपॉन t इनिशियल माइनस टी नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस के टी। लॉग उधर जाएगा तो e की पावर में कन्वर्ट होगा। t माइनस टी नॉट बराबर t इनिशियल माइनस टी नॉट e की पावर माइनस के टी और t बराबर टी नॉट प्लस t इनिशियल माइनस टी नॉट e की पावर माइनस के टी। किसी टाइम t पर यह जनरल फॉर्मूला आया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम t का यह जनरल फॉर्मूला आया है। और क्या है ये जनरल फॉर्मूला? कि किसी टाइम t पर जो बॉडी का टेम्परेचर t है वो होगा टी नॉट प्लस टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी। अब बात समझ गए, रेट ऑफ कूलिंग ये होगी, रेट ऑफ कूलिंग होगी टेम्परेचर डिफरेंस। इसको इधर ले आए, टेम्परेचर बदलता है टी इनिशियल से टी तक जब टाइम बदलता है 0 से टी तक। ये हो गया माइनस, ये बन जाएगा लॉग, माइनस उधर भेज दो। तो टेम्परेचर एट एनी टाइम टी, कह रहा है यदि इनिशियल टेम्परेचर टी बराबर 0 पर टी इनिशियल हो, सराउंडिंग का टेम्परेचर यदि टी नॉट हो, तो किसी टाइम टी पर बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर होता है टी। किसी टाइम टी पर बॉडी का टेम्परेचर होगा टी बराबर टी नॉट प्लस टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये जनरल फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके रिजल्ट के देखो सब कुछ सीक्वेंस से चल रहा है, ये बात आप फिर ध्यान रखें। रेडिएशन क्या है? प्रीवोस्ट क्या कह गया? प्रीवोस्ट ने कहा एनर्जी रेडिएट करता है। स्टीफन ने क्या कहा? स्टीफन ब्लैक बॉडी के लिए क्या है? स्टीफन जनरल बॉडी के लिए क्या है? स्टीफन से रेट ऑफ कूलिंग क्या आई, फिर उसी से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या आई, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से बॉडी का टेम्परेचर किसी टाइम टी पर क्या आया। तो सब कुछ सीक्वेंसेस से है। यहां पे एक बार आपने पूरा देखा, आपको ये सारे फॉर्मूले दिमाग में आ जाएंगे। बाद में न्यूमेरिकल करेंगे हम। कल का लेक्चर रेडिएशन और कंडक्शन के न्यूमेरिक व्यू के लिए हम काम में लेंगे। अच्छा, बात समझो। तो क्या है, अब बॉडी का टेम्परेचर किसी टाइम टी पर और इसका रिजल्ट क्या है, हम इसकी तरफ जाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर किसी टाइम टी पर आया टी नॉट प्लस टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। बॉडी का टेम्परेचर टी बराबर टी नॉट प्लस टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या है बोलो? मैं कह रहा हूं टी बराबर 0 पर इस फॉर्मूले में क्या आएगा? टी नॉट प्लस टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई की पावर 0। टाइम की जगह 0 रख दो, ये हो गया 1।
ये हो गया टी नॉट प्लस टी इनिशियल माइनस टी नॉट, बॉडी का टेम्परेचर हो गया टी इनिशियल। ठीक भाई, किसी टाइम टी पर टेम्परेचर ऑफ बॉडी का फॉर्मूला ये आया, टी नॉट क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, टी इनिशियल क्या है, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर, किसी टाइम टी पर। अच्छा, टी बराबर इनफाइनाइट पर, काफी टाइम के बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बोलो, टी नॉट प्लस टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस इनफाइनाइट। तो काफी टाइम पर टी की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को टच करेगा, और ये सही भी है बेटा। इसमें हॉट वाटर है 50 डिग्री सी और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सी। तो बहुत देर के बाद भी आखिरकार क्या होना है, आखिरकार इस वाटर का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैच कर जाना है। तो टेक्निकली देखा जाए इस फॉर्मूले से, तो इनफाइनाइट टाइम के बाद बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर को टच कर जाएगा, उसके बाद रेट ऑफ कूलिंग खत्म। सराउंडिंग के बॉडी का टेम्परेचर घटते घटते आखिर कहां आएगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर पर आएगा। अच्छा, इसका ग्राफ किस तरीके का होगा जरा वो ध्यान दो। इसका ग्राफ कैसा होगा, मैंने इधर बॉडी का टेम्परेचर टी लिया है और इधर मैंने टाइम लिया है। इधर मैंने बॉडी का टेम्परेचर लिया है, टी बराबर 0 पर बॉडी का टेम्परेचर क्या है, टी इनिशियल। इनफाइनाइट टाइम के बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या होना है, टी नॉट। तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है और ऐसा होना है। ये ग्राफ किस किस में है, ये बॉडी टेम्परेचर में, टेम्परेचर ऑफ बॉडी का, टेम्परेचर ऑफ बॉडी का टाइम के साथ, टेम्परेचर ऑफ बॉडी का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा, तो टाइम के साथ ऐसा ग्राफ होगा टेम्परेचर ऑफ बॉडी का। ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैं कह रहा हूं टेम्परेचर डिफरेंस का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा। मैं क्या कह रहा हूं बात समझना, ये बॉडी टेम्परेचर का था, ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी का टाइम के साथ ग्राफ था, वो ऐसा था। इस चैप्टर में ग्राफ भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं टेम्परेचर डिफरेंस का, टेम्परेचर डिफरेंस का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब टी माइनस टी नॉट का कैसा ग्राफ होगा टाइम के साथ। तो क्या फॉर्मूला था टी का बताओ, टी बराबर टी नॉट प्लस टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो टी माइनस टी नॉट ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस एट एनी टाइम टी, ये क्या है, टी माइनस टी नॉट आखिरकार है क्या, टी माइनस टी नॉट है टेम्परेचर डिफरेंस एट एनी टाइम टी। क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस, टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी। इसका ग्राफ इसके साथ कैसा होगा, तो इनिशियल क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, टी इनिशियल माइनस टी नॉट। व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, टी इनिशियल माइनस का टी नॉट। और इनफाइनाइट टाइम के बाद ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाना है, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाना है। क्यों, रखो ना टी की जगह इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा ये टेम्परेचर डिफरेंस 0। वैसे भी इनफाइनाइट टाइम के बाद जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस का जब ग्राफ खींचेंगे टाइम के साथ तो ऐसा ग्राफ होगा, और टेम्परेचर ऑफ बॉडी का जब हम ग्राफ खींचेंगे टाइम के साथ तो ऐसा ग्राफ होगा। बात समझ रहे हो ये ग्राफ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पूछा जाता है बहुत बार कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी का ग्राफ बनाओ इसके साथ, फिर पूछा जाता है नहीं टेम्परेचर ऑफ बॉडी का ग्राफ बनाओ किसके साथ, टेम्परेचर डिफरेंस का ग्राफ बनाओ टाइम के साथ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कैसे आया है मैं एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूं। रेडिएशन क्या है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर प्रिवोस्ट कहता है हर बॉडी हर टेम्परेचर पे एनर्जी रेडिएट करती है। और स्टीफन कहता है कि ईच बॉडी पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम्स टेम्परेचर टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है रेडिएटेड एनर्जी। उससे हमने क्या निकाला ब्लैक बॉडी के लिए, फिर क्या निकाला जनरल बॉडी के लिए, फिर क्या निकाला कि जनरल बॉडी यदि इतना नेट इमिट करती है तो स्टीफन के हिसाब से रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी। फिर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक अप्रोक्सीमेशन काम में लिया कि यदि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा ना हो तो रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। फिर हमने बॉडी का टेम्परेचर एट एनी टाइम टी, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिया टी बराबर टी नॉट
टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस डेल्टा माइनस के टी। अब यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग कंडक्शन और रेडिएशन पहले न्यूमेरिकली पूरा खत्म करूंगा और फिर थोड़ा कंडक्शन के भी एक दो न्यूमेरिकल करा दूंगा, अच्छी न्यूमेरिकल, और इसी के साथ हमारा कंडक्शन और रेडिएशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। बायो मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।